नमस्कार। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। खबरें कई हैं बताने और दिखाने के लिए। नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान होना भी खबर है और नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही तेज कार्रवाई भी। संजय राउत और झारखंड से जुड़ी भी खबरें हैं। लेकिन आज बड़ी खबर में हम आपका ध्यान एक ऐसे गंभीर विषय की तरफ आकर्षित करने जा रहे हैं जो पूरे देश के राजनीतिक दलों और आम लोगों से जुड़ा है। चुनावी वक्त में होने वाली मुफ्त की घोषणाएं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चल रही है। सवाल है कि फ्री की घोषणाएं होनी चाहिए या नहीं। ये बहस ऐसे वक्त में हो रही है जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का चुनाव सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की घोषणाओं पर कठोर टिप्पणियां की हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी कल उसी परिप्रेक्ष्य में आया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना रेवड़ी रिमार्क दे चुके हैं। तो क्या है इस पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का स्टैंड और किस फैसले की दिशा में बढ़ रहा है सुप्रीम कोर्ट? क्या अब राजनीतिक दल मुफ्त की घोषणाएं चुनाव से पहले नहीं कर पाएंगे? क्या अब उन्हें कुछ और वादे करने पड़ेंगे हमारा और आपका वोट पाने के लिए? इस पर आज शो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शो में सबसे पहले क्या होता है, दिन का वीडियो। The ASEAN meetings is the opportunity it also affords to get together and compare notes. I very much look forward to, once again, ASEAN centrality. We have a shared vision together for a free and open Indo-Pacific this evening. Well, thank you, and let me reciprocate your sentiment. Happy to so that we can exchange notes. Thank you. Thanks everyone. Nice to see you. Press. इस मुलाकात की जगह है कंबोडिया की राजधानी नोम पेन और मौका आसियान की बैठक। इस दौरान हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान सम्मेलन से इतर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच श्रीलंका की स्थिति, म्यांमार के घटनाक्रम से लेकर तमाम दूसरी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर भी बात हुई। दर्शक जानते हैं, पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ने ताइवान को निशाने पर लेकर आक्रामक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया था। जयशंकर 3 अगस्त को अपनी 2 दिवसीय कंबोडिया यात्रा के लिए भारत से रवाना हुए थे और उन्हें कंबोडिया में भारत आसियान मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेना है। आसियान का पूरा नाम जीके का सवाल है, याद कर लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसके अंतर्गत कुल 10 देश आते हैं। इसका काम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास करना है। एक जानकारी और दे दें आपको, हमारा जो वैश्विक मामलों से जुड़ा कार्यक्रम होता है दुनियादारी, वीकेंड पर यानी शनिवार इतवार के दिन हम रिलीज करते हैं उसका खास एपिसोड जिसका नाम होता है दुनियादारी मास्टर क्लास। इस बार की मास्टर क्लास में एक बहुत सीनियर प्रोफेसर आए हैं और उन्होंने विस्तार से आसान भाषा में समझाया है कि ताइवान में अमेरिका की एक नेता के पहुंचने से चीन इतना क्यों बौखलाया है कि पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा सैन्य अभियान उसने शुरू कर दिया है और भारत को इस पर किस तरह से नजर रखनी चाहिए। तो आप दुनियादारी की ये मास्टर क्लास जरूर देखें लल्लन टॉप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और ऐप पर भी। दिन के वीडियो की बात हो गई, मास्टर क्लास की बात हो गई, अब गौर करते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी भी जीके मजबूत करेगी। सीजेआई एनवी रमन्ना ने आज भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है, जिन्हें आप जस्टिस यूयू ललित के नाम से भी जानते हैं। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने अपनी सिफारिशी पत्र को कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के हवाले किया। जस्टिस एनवी रमन्ना इसी अगस्त के महीने की 26 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें चीफ जस्टिस होंगे। एक दिन पहले यानी 3 अगस्त को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीजेआई रमन्ना को पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया था। ये पत्र 3 अगस्त को देर शाम सीजेआई के दफ्तर को मिला और आज जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश सामने आ गई। परंपरा के चलते अपने रिटायरमेंट से महीने भर पहले सीजेआई बंद लिफाफे में अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश कानून और न्याय मंत्रालय के रास्ते राष्ट्रपति को भेजते हैं।
अमूमन सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता के मामले में नंबर 2 पर चल रहे जज का नाम ही बंद लिफाफे में होता है। महाराष्ट्र से आने वाले जस्टिस ललित का कार्यकाल 3 महीने से भी कम का होगा, क्योंकि वे 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट में ही सीनियर एडवोकेट हुआ करते थे। उनके पिता जस्टिस यूआर ललित एक वरिष्ठ वकील थे और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज भी बने। जज के रूप में कार्य करते हुए जस्टिस यूयू ललित कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा बने हैं। उदाहरण के लिए तत्काल 3 तलाक को यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताने वाला फैसला। इसके अलावा स्किन टू स्किन टच वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करना हो या केरल के ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर फैसला, इसमें जस्टिस ललित की अहम भूमिका रही है। कानून और अदालत कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक अगर जस्टिस यूयू ललित चीफ जस्टिस ऑफिस इंडिया का कार्यभार संभालते हैं तो वे जस्टिस SM सीकरी के बाद दूसरे ऐसे CJI बनेंगे जिन्हें सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। जस्टिस सीकरी जनवरी 1971 में 13वें CJI बने थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। अमूमन हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति होती है, चीफ जस्टिस बनते हैं वो किसी और हाई कोर्ट के, और उसके बाद फिर वो केंद्र में आते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट में आते हैं जज बनकर, और फिर सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस। ये एक अमूमन परंपरा है, लेकिन अपवाद भी आपके सामने आ ही गए। अगली सुर्खी का रुख करते हैं। पात्रा चौल घोटाले के मामले में शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हिरासत की समय सीमा खत्म होने के बाद आज राउत को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत ने उन्हें 5 दिन और ईडी की कस्टडी में भेजने का निर्णय लिया है। अब राउत को 8 अगस्त तक इस कस्टडी में रहना होगा। इससे पहले ईडी ने 31 जुलाई को आधी रात के समय संजय राउत को उनके घर से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और अगले दिन यानी 1 अगस्त को उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था और 8 दिनों की कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी को 3 दिन की कस्टडी तब दी थी। पात्रा चौल मामले में ही अब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी द्वारा समन भेजा गया है। इस बात की जांच करना चाहता है ये केंद्रीय जांच एजेंसी का दल कि क्या पात्रा चौल घोटाले से अर्जित धन से वर्षा राउत ने कोई संपत्ति खरीदी या नहीं खरीदी। तीसरी सुर्खी वाराणसी से है। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी के पूजन के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए टल गई है। ये सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में होनी थी। सुनवाई से पहले अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर और समय देने की मांग की थी। प्रार्थना पत्र में कमेटी ने उनके वकील अभयनाथ यादव के निधन के बारे में बताया। इनकी मृत्यु इसी हफ्ते की शुरुआत में हार्ट अटैक के चलते हुई थी। इन्हीं अभयनाथ यादव को कोर्ट में मस्जिद पक्ष की तरफ से जवाबी बहस करनी थी। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी में कई दौर की सुनवाई हो चुकी है। हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों में कहा कि ज्ञानवापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि 1991 से पहले इस जगह पर पूजा पाठ होता रहा, जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी परिसर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है। अगली सुर्खी का रुख करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई जो होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया। ये याचिका झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ लगाई गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने सोरेन और उनके करीबियों से जुड़ी हुई शेल कंपनियों से संबंधित याचिकाओं को सुनने लायक माना था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने 12 अगस्त तक मामले को स्थगित कर दिया। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खराब तबीयत के चलते अदालत से समय मांगा था और अदालत ने तब सुनवाई 4 अगस्त यानी आज की तारीख के लिए मुकर्रर की थी। इससे पहले 3 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 जनहित याचिकाएं स्वीकार की थी और अपने 79 पेज के फैसले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलीलों को खारिज कर दिया था। झारखंड हाईकोर्ट में शिव शंकर शर्मा की तरफ से याचिका दायर की गई है। आरोप है कि सीएम सोरेन के भाई बसंत सोरेन के करीबियों ने शेल कंपनी यानी ऐसी फर्जी कंपनियां जिनका इस्तेमाल धन को अवैध रूप से जमा करने, निकासी, हस्तांतरण आदि के लिए होता है, तो ऐसी शेल कंपनियां बनाई और इसमें अपनी अवैध कमाई को निवेश किया, इन्वेस्ट किया। इसके अलावा आरोप है कि हेमंत सोरेन के खनन मंत्री रहते हुए माइनिंग लीज भी आवंटित की गई, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है।
इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के 3 जून 2022 के फैसले को चुनौती दी थी। अगली सुर्खी, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। आज ईडी ने यंग इंडिया दफ्तर का ताला खोला और जांच शुरू की। इस दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी यंग इंडिया के दफ्तर पहुंचे थे और उनकी मौजूदगी में ही जांच शुरू हुई। जांच से पहले ईडी ने दोपहर करीब 12:30 बजे खड़गे को तलब किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जांच के दौरान ईडी को हेराल्ड से जुड़ी कंपनियों और थर्ड पार्टी के बीच में हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं। कहा जा रहा है कि ईडी के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो मुंबई और कोलकाता में हवाला लेन देन को दिखाते हैं। ये सूत्रों के हवाले से है। दावा है कि अब ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयानों की नए सिरे से जांच करेगी। कांग्रेस नेताओं की तरफ से ईडी की कार्रवाई का विरोध भी हुआ और जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि जब संसद का सत्र चल रहा है तब ईडी ने राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मन भेजा। वे दोपहर लगभग 12:20 पर संसद से निकले और ईडी के समक्ष पेश हुए। मोदी शाही का स्तर हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। राहुल गांधी से जब ईडी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो कहा वो भी आप सुन लीजिए। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। ईडी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ऑटोनॉमस बॉडी का दुरुपयोग हो रहा है। विरोधी दलों को दबाने के लिए सरकार की ओर से हर कोशिश की जा रही है। इस पर सत्ता पक्ष के लिए कि जो लोग थे उन्होंने आपत्ति जताई तो खड़गे ने चिल्लाकर कहा यू रिप्लाई। इतना ही नहीं, खड़गे ने यह भी कहा मुझे संसद सत्र के दौरान ईडी का समन आता है कि आप जल्दी आइए, मुझे 12:30 बजे जाना है क्योंकि कानून के तहत मैं इसे अवॉइड नहीं करना चाहता। इस वक्त ईडी द्वारा बुलाया जाना क्या यह उचित है? दूसरी चीज, संसद चलते वक्त भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के घर को, राहुल गांधी के घर को दिल्ली पुलिस के 500 लोगों ने घेरा हुआ है। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो क्या डेमोक्रेसी जीवित बचेगी? इस पर नेता सदन पीयूष गोयल ने खड़गे के आरोपों पर जवाब दिया कि इसमें सरकार किसी भी तरह से कानून व्यवस्था में दखल नहीं देती है। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी सरकार के वक्त ऐसा होता रहा हो। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के 14वें दिन दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच राज्यसभा से कुटुंब न्यायालय संशोधन बिल 2022 पास कर दिया गया। इसके साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। ये थी दिन की सुर्खियां। अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। गांव में प्रधानी का चुनाव होता है तो प्रधान बनने की ख्वाहिश रखने वाले भावी प्रधान जी एक पोस्टर छपवाते हैं। पोस्टर वायरल हो जाता है। काहे कि वादे इतने जबर किए गए कि हर किसी का दिमाग चकरा गया। पोस्टर पर घोषणा लिखवाई गई, मुखिया बनते ही पूरे गांव को सरकारी नौकरी, गांव में हवाई अड्डे की सुविधा, प्रत्येक सिंगल युवाओं को अपाचे बाइक और 5,000 रुपया प्रतिदिन भत्ता सीधे खाते में, लड़कियों को फ्री स्कूटी और एक सिलाई मशीन की व्यवस्था, नल जल योजना में पानी की जगह दूध की सप्लाई, आदि आदि। अब ये पोस्टर किसी ने मीम की शक्ल में मजाक के लिए बनाया था या फिर किसी विरोधी ने मौज ली, ये तो प्रधान जी जाने। ये सारे वादे तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इसमें एक सार छिपा था। सार ये कि नेता चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत कुछ मुफ्त में देने की घोषणा करते हैं। वादे जो या तो पूरे नहीं होते और अगर होते हैं तो अगर मगर के साथ होते हैं या फिर राजकोषीय खजाने पर उनका तगड़ा असर पड़ता है। ये चर्चा अब तक आम जनमानस में हुआ करती थी, मगर अब ये बहस चुनाव आयोग से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट किस निष्कर्ष तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या दलीलें दी गईं, उस पर आएंगे, मगर उससे पहले एक बयान सुनिए। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर को बंद करने की वकालत की थी, जिससे ये बहस और तेज हुई थी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर को देश के लिए घातक बताया। मुफ्त की घोषणाओं पर टिप्पणी से परे इसे विरोधियों पर हमले के तौर पर देखा गया और विरोधियों ने भी सरकार की तमाम योजनाओं और वादों को इंगित कर इसी बयान के बहाने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया। इसी मसले से जुड़ी एक याचिका पीआईएल की शक्ल में 22 जनवरी 2022 को बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और मांग की कि चुनाव में मुफ्त उपहार बांटने या वादा करने को रिश्वत घोषित किया जाए। मुफ्त के वादे करने वाली पार्टियों की सदस्यता तक रद्द करने की मांग कर डाली और उनकी मान्यता भी खत्म करने की मांग। केस को अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को नोटिस जारी किया। इस पर 3 अगस्त की तारीख यानी कल तक लंबी जिरह चली है। बारी बारी से हर दिन की सुनवाई के मुख्य अंश को रिकैप की तरह समझ लेते हैं, फिर 3 अगस्त की बहस पर आते हैं। पहली सुनवाई 25 जनवरी को हुई। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई के लिए बैठी। पहली सुनवाई में सीजेआई रमन्ना ने पूछा, हम जानना चाहते हैं कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। निस्संदेह ये एक गंभीर मुद्दा है। मुफ्त की घोषणाओं का बजट नियमित बजट से आगे जा रहा है। हमने चुनाव आयोग को दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को भ्रष्ट आचरण की तरह नहीं बनाना चाहिए। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील विकास सिंह ने तब दलील दी थी कि कुछ राज्यों पर प्रति व्यक्ति 3 लाख से अधिक का बोझ है और अभी भी मुफ्त की पेशकश की जा रही है और ऐसा सभी पार्टियां करती हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि जब सभी पार्टियां ऐसा करती हैं तो आपने अपने एफिडेविट में सिर्फ 2 पार्टियों का जिक्र क्यों किया? वकील विकास सिंह ने कहा, हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, आप कह रहे हैं कि किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर एफिडेविट में तो आपने साफ साफ नाम लिए हैं। दरअसल याचिका में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जिक्र किया गया था। दलील में भी पंजाब में आप, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से की गई घोषणाओं का जिक्र किया गया। यूपी चुनाव में सपा और कांग्रेस की मुफ्त वाली घोषणाओं का जिक्र किया गया, लेकिन कहीं भी केंद्र सरकार या तमाम राज्य सरकारों में सत्ताधारी बीजेपी का जिक्र नहीं किया गया, न ही उनकी मुफ्त की घोषणाओं या वादों का। चूंकि याचिका 5 राज्यों के चुनाव से पहले दाखिल की गई थी तो उसमें पंजाब का विशेष जिक्र हुआ। याचिका में कहा गया कि आप अगर पंजाब की सत्ता में आती है तो उसे अपने वादे पूरे करने में 12,000 करोड़ प्रति महीने खर्च करने होंगे। अकाली दल सरकार में आई तो उसे अपने वादे पूरे करने में 30,000 करोड़ खर्च करने होंगे। कांग्रेस सत्ता में आई तो उसे 25,000 करोड़ हर महीने खर्च कर वादों को पूरा करना होगा, जबकि राज्य का जीएसटी कलेक्शन सिर्फ 1400 करोड़ है। कहा गया कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग और भारत सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा। यह 25 जनवरी को हुई सुनवाई का सार था। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को हुई थी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब एफिडेविट के तौर पर दाखिल किया था। इसमें काफी कुछ लिखा गया। कई नियमों और फैसले का हवाला देते हुए आयोग ने जो बात कही उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि चुनाव से पहले या बाद में कोई भी मुफ्त उपहार देना पार्टी का एक नीतिगत निर्णय है। जीतने वाली पार्टी की तरफ से सरकार बनाते समय बनाई गई नीतियों और निर्णयों को चुनाव आयोग नियंत्रित नहीं कर सकता। एक तरह से चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। फिर अगली सुनवाई 26 जुलाई को हुई। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि केंद्र चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले उपहारों की घोषणा को नियंत्रित करने की जरूरत पर एक स्टैंड ले। मोदी सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज, उनसे चीफ जस्टिस रमन्ना ने पूछा, व्हाई डोंट यू से दैट यू हैव नथिंग टू डू विद इट एंड द ECI हैज टू टेक अ कॉल? आई एम आस्किंग इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसीडरिंग वेदर इट्स अ सीरियस इशू और नॉट। मतलब ये कि केंद्र सरकार क्यों नहीं कह देती कि वो इस पर कुछ नहीं कर सकती और चुनाव आयोग फैसला ले।
न्यायालय पूछ रहा है कि भारत सरकार इसे गंभीर मुद्दा मान रही है या नहीं। आप कोई स्टैंड लेने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? इस पर याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग को राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को ऐसी चीजें देने से रोकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग को एक पार्टी को राज्य या राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने के लिए अतिरिक्त शर्तें जोड़नी चाहिए। वादे रीजनेबल या वाजिब लगने चाहिए। उपाध्याय ने दलील दी कि देश में 6.5 लाख करोड़ का कर्ज है। उन्होंने कहा, वी आर ऑन अवर वे टू बिकमिंग श्रीलंका। हम श्रीलंका बनने की ओर बढ़ रहे हैं। कोर्ट में देश की आर्थिक स्थिति की तुलना श्रीलंका की बदहाली से की गई। ये खुद वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि अगर यही सब चलता रहा तो ये होगा। 26 जुलाई की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। वो किसी भी पक्ष के वकील नहीं हैं, मगर सीनियर वकील और नेता होने के नाते सीजेआई की तरफ से उनसे भी सुझाव मांगा गया। तब कपिल सिब्बल ने कहा, यह गंभीर मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक रूप से नियंत्रित करना मुश्किल है। वित्त आयोग जब विभिन्न राज्यों को आवंटन करता है तो वे राज्य के कर्ज और मुफ्त की मात्रा को ध्यान में रख सकते हैं। इससे निपटने के लिए वित्त आयोग उपयुक्त प्राधिकारी है। शायद हम इस पहलू को देखने के लिए आयोग को आमंत्रित कर सकते हैं। इस पर केंद्र से निर्देश जारी करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सिब्बल का बयान था। इसके बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने सरकारी वकील से कहा कि मिस्टर नटराज, प्लीज फाइंड आउट फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन एज टू वेदर दिस टेक्स प्लेस। यू फाइंड आउट हु इज द अथॉरिटी वेयर वी कैन इनिशिएट अ डिबेट और समथिंग। मतलब कि कृपया वित्त आयोग से पता करें कि क्या ऐसा होता है। आप पता करिए अथॉरिटी कौन है, इसके बाद हम इस पर बहस कर सकें। केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख दी गई थी। इस दौरान 3 जजों की बेंच में सुनवाई करने वाले जस्टिस एएस बोपन्ना को कोविड हो गया, तो अगली सुनवाई में सीजेआई रमन्ना जस्टिस हिमा कोहली के साथ उनकी जगह जस्टिस कृष्ण मुरारी ने ली और फिर से दलीलें शुरू हुई। 3 अगस्त को सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने सीधे शब्दों में याचिका का समर्थन किया। कहा कि गैर जिम्मेदारी से घोषणाएं करने वाली पार्टियां, उन पर कार्रवाई का मसला चुनाव आयोग पर छोड़ा जाना चाहिए। मेहता ने यह भी कहा कि मुफ्त की घोषणाओं पर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि अदालत को भारत के चुनाव आयोग को इस समस्या पर अपना दिमाग लगाने की अनुमति देनी चाहिए। यहां भी सीनियर वकील और सपा के समर्थन से सांसद बने कपिल सिब्बल ने सलाह दी कि मुफ्त की घोषणाओं के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा, मिस्टर सिब्बल, डू यू थिंक देयर विल बी अ डिबेट इन द पार्लियामेंट? विच पॉलिटिकल पार्टी वुड डिबेट? No political party would oppose freebies. These days everyone wants freebies. मतलब कि मिस्टर सिब्बल, आपको लगता है कि संसद में इस पर चर्चा होगी? कौन सी पार्टी डिबेट करेगी? कोई भी पार्टी फ्रीबीज यानी मुफ्त की घोषणाओं का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि हर कोई मुफ्त की घोषणाएं चाहता है, मुफ्त की चीज चाहता है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों और राज्यों से जो कर्ज से दबे हैं, उन्हें उदारता के साथ सार्वजनिक रूप से सामने आना चाहिए कि वे मुफ्त की घोषणाओं के भुगतान के लिए पैसे कहां से जुटाएंगे। ये खुलासा करने की जरूरत है कि इन मुफ्त उपहारों का भुगतान किसकी जेब से किया जाएगा। एक गरीब को लगता है कि कुछ उसकी बाईं जेब में रखा जाता है तो थोड़े दिन बाद दाईं जेब से निकाल लिया जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने एक मारक टिप्पणी की। क्या कहा? ऑर्डिनरी सिटीजन्स पे टैक्सेस ऑन द बिलीव दैट देयर मनी वुड बी यूज्ड फॉर प्रोग्रेस। मतलब आम नागरिक इस विश्वास के साथ कर चुकाता है कि उसके पैसे का इस्तेमाल प्रगति के लिए किया जाएगा। लंबी बहस और जिरह चलती रही। इस दौरान चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी काफी अहम रही। वो ये कि सिर्फ अमीरों को ही सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अगर बात गरीबों के कल्याण की है तो इसे समझा जा सकता है, पर इसकी भी एक सीमा होती है। आखिर में मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि समाधान के लिए सरकार के साथ साथ नीति आयोग, भारतीय वित्त आयोग, विधि आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, विपक्ष आदि संगठनों या पक्षों को मुफ्त उपहार की समस्या विचार मंथन की प्रक्रिया में शामिल करना होगा और साथ आना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सैद्धांतिक रूप से केंद्र के साथ सहमत नजर आया। यह भी कहा गया कि माइंडलेस फ्रीबीज यही नहीं रुकी तो भारत एक आर्थिक आपदा की ओर बढ़ जाएगा। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करने के लिए किसी कमेटी का गठन भी कर सकता है। इस पर अगली सुनवाई 11 अगस्त को होनी है। मुफ्त की घोषणाओं पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में हुई पूरी सुनवाई को हमने आपके सामने रेशा रेशा खोलकर रखा। अब जरा इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की राय से मैं सहमत हूं। सभी दलों को बैठकर ये मुफ्तखोरी की जो राजनीति है उसके बारे में विचार करना चाहिए, नहीं तो देश के कई राज्यों के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। और मेरा सुझाव है कि केंद्र की सरकार जो राज्यों को ऋण देती है संविधान की धारा 293(3) के अंतर्गत, तो केंद्र उसमें शर्त लगाए कि वो जो ऋण लेंगे उसका इतना प्रतिशत
कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च होगा, वो जो ऋण लेंगे वो अनप्रोडक्टिव कामों में खर्च नहीं होगा। साथ ही साथ राज्यों के भी रेटिंग होनी चाहिए। जैसे अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हर एक इंडिविजुअल की रेटिंग होती है, राज्यों की भी रेटिंग होनी चाहिए। Well, if Supreme Court settles this issue, if they issue some guidelines, I think everybody will abide by that. Primarily, this onus goes on Election Commission to do something. But Election Commission didn't do anything. Even Supreme Court has observed about it. So now if Supreme Court does something, then obviously everybody will follow it. मैं खुलेआम कहता हूं, तो सबसे ज्यादा रेवड़ी बांटने वाला तो वही आदमी है जो आज रेवड़ी न बांटने की बात कर रहा है, और उसका देखा देखी सभी लोग रेवड़ी बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे? तो आपको लगता है कि पार्लियामेंट में ये भी चीज एकदम डिस्कस होनी चाहिए। ये चीज देखिए क्या है, सबको अपनी नीतियों पर, सिद्धांतों पर, अपने प्रिंसिपल्स पर काम करके जनता के बीच में जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए, उस पर वोट देनी चाहिए। ये है कि आप रेवड़ी बांटेंगे, आप मुफ्त का बिजली देंगे, आप मुफ्त का ये देंगे, आप तो धीरे धीरे जनता को वो बना देंगे, अकर्मण्य बना देंगे, इनएक्टिव बना देंगे। तो जनता तो इसी के बहाने मतलब वो बैठ जाएगी, वो काम क्या करेगी? आपने सुना, ये हमारे और आपके प्रतिनिधि हैं। हम और आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं, नोटा वालों को छोड़ दें तो किसी ना किसी दल का समर्थन करते हैं। ज़्यादातर दल माइक पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानने की बात कह रहे हैं। एक प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी आई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जनता को मुफ्त सुविधाएं देने से आर्थिक संकट नहीं आएगा, दोस्तों को लाखों करोड़ों रुपए का फ्री फायदा देने से आर्थिक संकट आएगा। अगले ट्वीट में लिखा, चुनाव से पहले घोषणाओं पर रोक क्यों? घोषणाओं से आर्थिक संकट कैसे आएगा? इनका निशाना कहीं और है। घोषणाओं पर रोक नहीं होनी चाहिए। सरकारी बजट के एक हिस्से से ज़्यादा फ्री नहीं देने पर विचार हो सकता है। हमने आपको सुनवाई के बारे में बताया, राजनेताओं की प्रतिक्रिया बताई। अब सवाल है कि क्या चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त की पेशकश आर्थिक आपदा का कारण बनती है? इस सवाल के जवाब के लिए अलग से एक लल्लन टॉप शो बनाया जा सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि मुफ्त के वादे हर पार्टी करती है। चाहे फ्री बिजली पानी देना आपका वादा हो, या फिर बीजेपी का फ्री में लैपटॉप टैबलेट देने का वादा, या फिर कांग्रेस का स्कूटी देने का वादा। वादे के फेर में जाएंगे तो फेहरिस्त बड़ी लंबी होगी। फ्री मंगलसूत्र से लेकर घर, टीवी, पैसा तक क्या कुछ देने का वादा नहीं किया गया। उन वादों पर जनता जानेसार भी खूब होती आई, लेकिन इस मामले में एक चुनौती मुफ्त की रेवड़ियां तय करने में भी आने वाली है। क्या राशन रेवड़ी माना जाएगा? क्या बिजली पानी रेवड़ी माने जाएंगे? क्या बेरोजगार और वृद्धा पेंशन रेवड़ी माने जाएंगे? ऐसी तमाम चीज़ें हैं। और फिर बात ये भी है कि अपने राज्य की या ओवरऑल देश की अर्थव्यवस्था में इनको कैसे समायोजित किया जाए और इनकी व्याख्या कैसी हो, क्योंकि कई बार कहा गया कि इस तरह की चीज़ों से अर्थव्यवस्था में एक किस्म की गति आती है, एक किस्म की लिक्विडिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अंततः देश का पैसा देश में ही आ रहा है। तो इस तरह के तर्क भी आते हैं, और इसके उलट भी आते हैं कि ये चीज़ें परिश्रम से, स्किल से अर्न नहीं की गई, तो इससे अर्थव्यवस्था को असल गति नहीं मिली। इसको लेकर विद्वान लगातार अपनी राय बताते रहते हैं। हम जो हमारा वीकली पॉलिटिकल शो है, जिसमें हम राजनीति के विषयों पर बहस करते हैं, नेता नगरी, उसमें भी इस पर विस्तार से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी टिप्पणियां कर रहा है, हमारी नज़र इस मुद्दे पर बनी रहेगी। हमें लगा कि ये हमसे और आपसे जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इसके सब कानूनी दांवपेच और राजनीतिक दलों के पक्ष को आपको जानना ही चाहिए। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।